आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पहाड़ी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी की पहली क्लास डालेंगे, भारत का संवैधानिक विकास। जो हमारा संविधान निर्माण हुआ, कैसे हुआ, ये हम इसमें सब देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसको हम दो तरीके से बांटेंगे। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जिसने 1773 से 1853 तक वो कानून बनाई। फिर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। भारत 1857 के विद्रोह के बाद जो अधिनियम आते हैं, उनमें 1858 का भारत शासन अधिनियम से लेकर 1947 तक जो अधिनियम बने वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत बने। उससे पहले जो अधिनियम बने वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बने। अब देखो, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो कब हुई। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। जो भारत का संवैधानिक विकास है, भारत का जो संवैधानिक विकास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। इसके लिए एक चार्टर एक्ट लाया जाता है, जिसे हम 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट कहते हैं। ठीक है। इस जो चार्टर के माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे जो पूर्वी देश थे वहाँ पर 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। देखो, जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसने पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई। कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। किसने की? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। और क्या किया गया इसमें? 15 वर्षों तक पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। उसके बाद देखो, इसके बाद अगला चार्टर एक्ट आता है 1726 का राजलेख। इस चार्टर के द्वारा क्या होता है, कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। तो कभी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस चार्टर द्वारा कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास के प्रेसिडेंसी के राज्यपाल तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, तो 1726 का राजलेख। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसे देखो, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जिस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया, पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। जिस टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट आया उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था। ठीक है। उसकी जो गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कंपनी के कार्य थे उनको भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा जो कंपनी में व्याप्त दोष थे उनको समाप्त करना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। उसके बाद देखो, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ? जो बंगाल का गवर्नर था, पहला बंगाल का गवर्नर कौन था ये आपको पता होना चाहिए। जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। ठीक है। और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। ठीक है। बंगाल का पहला खाली गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और इस अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना वो वारेन हेस्टिंग बना। और इसकी जो 4 सदस्यीय परिषद थी उसके कभी पेपर में सदस्य भी पूछे जाते हैं, एक इसमें से नहीं दिया जाता है। जो उसमें 4 सदस्यीय परिषद थी,
गवर्नर जनरल की, उसमें फ्रांसिस क्लेवेरिंग, मानसन और बारवेल को जो है काउंसिल में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान। आगे देखो, इस अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पेपर में पूछा जाता है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कभी 1774 में हुई। कौन से अधिनियम के तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। जो ये कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, इसका जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो सर एलिजाह इम्पे को नियुक्त किया गया। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अन्य 3 सदस्य थे के, जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य 3 सदस्य थे, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। चैम्बर, लिमिस्टर और हाइट को जो था न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, और जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यह एक अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध जो अपील थी वो प्रिवी काउंसिल में होती थी। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके द्वारा क्या अन्य कार्य हुए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो था एक सशक्त हो गया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुई, जो भारतीय राजस्व था, भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कभी टॉप लेवल का। किस अधिनियम के तहत राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्या हुआ। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके द्वारा क्या हुआ देखो, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गंभीर व्यवहारिक दोष थे उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद की प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्क के सुझाव के आधार पर इस एक्ट को क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। तो अगर आपसे पेपर पूछा जाएगा रेगुलेटरी एक्ट में जो गंभीर व्यवहारिक दोष थे उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 है, इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को क्या किया गया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, आगे देखो, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया। जो ऊपर गवर्नर इन काउंसिल बनी थी 4 सदस्यीय जो थी, उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से इस अधिनियम के द्वारा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, अर्थात गवर्नर जनरल की परिषद अब जो नियम बनाएगी उसे उच्चतम न्यायालय के पास पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं होगा। ये यहाँ पर प्रावधान किया गया। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की असफलता के बाद पिट्स इंडिया अधिनियम जो है पारित किया गया। ठीक है, यह ब्रिटिश या कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। पेपर में बहुत बार आता है तो ध्यान में रखना, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया? ये एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन में तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में पारित हुआ।
ठीक है। देखो, अब जो व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किया गया था, उसमें जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो कंपनी के निर्देशकों के हाथों में रखे गए। जो व्यापारिक थे वो तो कंपनी के निर्देशकों के हाथों में थे, लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, राजनीतिक क्रियाकलाप जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की। तो पेपर में पूछा जाता है, नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। क्यों की गई? व्यापारिक क्रियाकलाप तो कंपनी के निर्देशकों के हाथों में रहने दिया, लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनके लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा ये काम किया गया। अब देखो, जो गवर्नर जनरल की परिषद में संख्या 4 से कम करके यहाँ पर 3 कर दी गई, जो 4 थी रेगुलेटरी एक्ट के तहत की गई थी। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से 3 कर दी गई, और गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। अगला देखो, इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 में भी है और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 दोनों में है। ठीक है। आगे देखो, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये पॉइंट यहाँ से बहुत बनते हैं। जो सबसे ज़्यादा बनता है कब पारित हुआ? 1784 में हुआ। ब्रिटिश ताज का मतलब ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावा वाला पहला वैधानिक दस्तावेज था। दूसरा क्वेश्चन, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलाप वाला यहाँ से बहुत पूछा जाता है। किस अधिनियम के द्वारा लगती है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्योंकि राजनीतिक क्रियाकलाप, जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो निर्देशक मंडल के हाथों में थे, लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनके लिए 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा की गई। ठीक है। आगे देखो, 1786 का अधिनियम। देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पर गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई और उसको अपनी विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं पेपर में 1786 के अधिनियम के द्वारा। मतलब इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को 2 प्रधान शक्तियाँ प्राप्त हुई। 2 प्रधान शक्तियाँ, एक तो उसको गवर्नर जनरल की प्रधान शक्तियाँ प्रदान कर दी गई, दूसरा अपने परिषद के निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त किए गए। तो ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ के नोट डाउन कीजिएगा। 1793 का चार्टर एक्ट। देखो, आप इस चार्टर के द्वारा क्या हुआ? इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है। तथा कंपनी अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी गई। ये है। दूसरा क्या हुआ? इस एक्ट के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अब जो नियंत्रक मंडल थे इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो राजनीतिक मामले थे उनको देखने के लिए की गई थी। तो जो नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? तो 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। 1813 का राजलेख। इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस चार्टर एक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई थी। दूसरा,
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त पूर्ण तो नहीं हो रहा, खाली व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो रहे हैं। सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। किंतु जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुए थे, वो तो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए थे, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया था। ये जो चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार थे, ये 1833 के चार्टर के द्वारा समाप्त होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया है पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त हुए, तो 1833 करोगे। अगर पूछा जाएगा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब करेंगे, 1813 का चार्टर एक्ट। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा, समझ के पढ़िएगा। आगे देखो, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का बंद किया गया था। सर्वप्रथम कौन से चार्टर एक्ट में किया गया था? पेपर में क्वेश्चन आता है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये काम किया गया था। ठीक है, और स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार भी इस अधिनियम के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1833 का राजलेख देखो, अब है 1833 का राजलेख। 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई, जिन पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823, 1829 में अधिनियम द्वारा कंपनी को कुछ अधिकार प्रदान किया, किंतु अधिनियम वांछित सफल न हो सके। ठीक है, अतः 1833 में तीसरा चार्टर एक्ट पारित किया, जो कि सफल हुआ। अब देखो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, बढ़ा दिया गया। दूसरा, ये 1833 के चार्टर के द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? देखो, 3-4 क्वेश्चन है। बंगाल का पहला खाली गवर्नर पूछा जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। तो जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान इस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को यहाँ पर अधिनियम कहा जाने लगा। उसके बाद देखो, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया, पुनः वापस ले लिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। कौन से अधिनियम के तहत किया गया? जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा किया गया। उसे केवल परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। जो विधिक सदस्य शामिल किया गया है, इसको पूर्ण सदस्य किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर खाली शामिल किया गया विधि सदस्य को। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यही वीडियो के पेपर में क्वेश्चन आया था, तो ध्यान में रखना। पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार किस चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किए गए? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किए गए। ठीक है, अब देखो, जो विधिक सदस्य था लॉर्ड मेकाले को शामिल किया गया था, उसकी अध्यक्षता में 1834 में 4 सदस्यीय भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया। जो 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा भारत में दास प्रथा को जो है विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे 1843 में जो है समाप्त होती है। ठीक है, आगे देखो, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन सरकारी पदों के चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध सर्वप्रथम कौन से अधिनियम में किया गया? 1833 के
चार्टर एक्ट में किया गया, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, कभी ये टफ क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। आगे देखो, इसके द्वारा क्या किया गया कार्य, और गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। तो कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट। उसके बाद देखो, भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत किस चार्टर में दिखाई देता है? पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो, ये बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। संविधान निर्माण के आंशिक संकेत किस चार्टर में दिखाई देते हैं? तो 1833 के भारत शासन 1833 के चार्टर एक्ट में दिखाई देते हैं। भारत शासन नहीं कहेंगे तो चार्टर एक्ट कहेंगे हम, ठीक है। आगे देखो, 1853 का राजलेख। अब इसके द्वारा क्या हुआ? 2-4 ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा था कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग किस कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। लेकिन पूछा जाएगा किस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? तो वो 1853 का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, व्यापारिक राजनीतिक क्रियाकलाप पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगर पूछा जाएगा विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग करने की व्यवस्था, 1853 का चार्टर। उसके बाद देखो, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा की गई? विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। आगे देखो, जो विधान परिषद बनाएगी 12 सदस्यीय, इसका कार्य देश के लिए विधि बनाना था, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था, ठीक है। ये आपको थोड़ी ध्यान में रखना। आगे देखो क्या हुआ, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। तो पूछा जाएगा बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन से चार्टर में की गई? तो 1853 के चार्टर में, ठीक है। अब देखो, जो 1833 था उसमें एक विधि सदस्य शामिल किया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में, लॉर्ड मैकाले को। उसको परिषद का पूर्ण सदस्य कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारियों की, ये बहुत बार पेपर में आता है और ये भी आता है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामाजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया, वो इसी चार्टर के द्वारा दिया गया। उसके बाद निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई। इसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। ये भी थोड़ी पॉइंट है, तो थोड़ी ध्यान में रखना। यह राजलेख भारतीय शासन के ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर था। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में एक विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया। तो अगर पूछा जाएगा ब्रिटिश कालीन इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख कौन था? तो 1853 का था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, 1853 का चार्टर। शामिल किया गया 1833 का चार्टर एक्ट। और अगर पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया, ये यहाँ पर बनाया गया 1853 में। 1833 में क्या किया गया था? जो हमारा अधिनियम की धारा 87 थी, उसके तहत ये किया गया था कि किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कंपनी के सरकारी पदों के लिए। भेदभाव समाप्त किए गए वहाँ पर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को आप थोड़ी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कानून बने थे वो पढ़े। उसके बाद क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। तो उसके बाद हम भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे 1858 से आगे को कल। तो यहाँ पर मैंने आपको जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत फ्लो में, बहुत जल्दी में बताए हैं, जिसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। ये आपको एक शॉर्ट वीडियो में मिल रहा है, शायद ही इतनी आसान भाषा में कोई और तुम्हें समझाए। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको चैप्टर समझाया गया है, कौन सा क्वेश्चन पेपर में आता है। तो एक बार वीडियो को पूरा देखो और इसके बाद इसको रिवाइज करो, और नोट्स फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो अगला पार्ट इसका बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे। और साथ ही हमारी ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है और हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है। जल्द हम इकोनॉमिक्स की सीरीज भी शुरू करेंगे और इनके चैप्टर वाइज पार्ट्स आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। हर एक की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।